मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूँ अली सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। और जनाब, बारिशों में अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि स्वाबी और बुनेर के बाद अब जब हम किसी शहर की जानिब देखते हैं तो निगाहें कराची पे मरकूज हो जाती हैं। और कराची में चूँकि मुसलसल बारिश हो रही है, तेज़ हवाओं के साथ, कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी का सिलसिला अब भी हम किसी शहर की जानिब देखते हैं तो निगाहें कराची पे मरकूज हो जाती हैं। और कराची में चूँकि मुसलसल बारिश हो रही है, तेज़ हवाओं के साथ, कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी का सिलसिला अब भी जारी है और आज भी पेशगोई की गई है। तो अपना ख्याल खूब रखिएगा, क्योंकि इस दौरान जितनी अमवात बताई जा रही हैं कराची में हादसात के दौरान 16 अब हो चुकी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक दूसरे दिन सुबह 11 बजे से रात गए तक सबसे ज्यादा बारिश औरंगी टाउन में 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और उधर मंगल के रोज बारिश होने के बाद कराची में बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया है। दूसरी जानिब हुकूमत सिंध की अगर बात करें तो आज फिर कराची के तमाम स्कूलों में तातील का ऐलान कर दिया गया है। और हिना, कल हमारी सिंध की तर्जुमान सादिया साहिबा से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि जो कैपेसिटी है इनकी वो 40 मिलीमीटर की है और हमने जाते हुए गुजारिश की थी कि इसे 100 मिलीमीटर तक करने की कोशिश की जाए, जिस पर रद्द अमल भी आ गया है अब जो वजीर आला सिंध हैं मुराद अली शाह उनका। और उन्होंने कहा कि अगर इसको 100 मिलीमीटर बिल्कुल 100 मिलीमीटर करना चाहेंगे तो 100 मिलीमीटर करने के लिए पूरा शहर खोदना पड़ेगा। तो इसके लिए उनको ये तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डेंस शहर है। सबसे डेंस शहर होने की वजह से ज्यादा लोग यहीं पे मुकीम है, बल्कि मुल्कों की इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी कराची की है। तो वहां पर अगर 100 मिलीमीटर भी नहीं करेंगे तो वो किस तरह से इखराज होगा इस पानी का? ऐसा ही है। आपको बताया कि स्कूलों में तातील का ऐलान हुआ है और सिंध टेक्निकल बोर्ड के जो तमाम इम्तिहानात हैं उनको भी मुलतवी कर दिया गया है। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा और इसी पर हम बात करेंगे। आफ्ताब खान हमारे नुमाइंदे कराची से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बताइएगा कहाँ मौजूद है और इस वक्त की क्या सूरत हाल है शहर कायद की? जी देखिए, मैं इस वक्त गार्डन वेस्ट में मौजूद हूँ और शहर की सूरत हाल की अगर इस वक्त बात करें तो मामला काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि रात जो स्पेल हुआ है उसके नतीजे में सबसे ज़्यादा जो बारिश रिकॉर्ड हुई है 6.4 मिलीमीटर, मतलब इतनी कोई ख़ास बारिश नहीं हुई है। बाकी जो रेन गेजेज है या रेन ऑब्जर्वेटरीज है उसके ऊपर जो है कहीं 1 मिलीमीटर और कहीं उससे भी कम बारिश रिकॉर्ड हुई। लेकिन एक यहाँ पर तस्दीक करना चाहूँगा कि जो औरंगी टाउन में 37 मिलीमीटर नहीं बल्कि फिर अब वो बारिश जो है वो 113 मिलीमीटर हो चुकी है, ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कल की बात कर रहे हैं हम। और अगर हम 2 दिन की मजमूई बारिशों की बात करें तो ये 297 मिलीमीटर बन गई है, क्योंकि पहले रोज़ जो 182 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई थी और कल 113 हो गई, तो तकरीबन 297 मिलीमीटर रिकॉर्ड हो चुकी है। यहाँ पर जो है वो अभी मुर्तज़ा वहाब साहब की बात हो रही थी 40 मिलीमीटर बारिशों की कैपेसिटी के हवाले से। बज़ात खुद वो एक इंसान दोस्त आदमी है, लेकिन ये नॉन टेक्निकल सी बात है इस शहर के लिए कि 40 मिलीमीटर बारिश जो है वो नहीं सहार सकते, जबकि माजी ये कहता है कराची का कि यहाँ पर 711 मिलीमीटर तक की बारिशें रिकॉर्ड हो चुकी है। और ये मैं 1967 की बात बता रहा हूँ। उसके बाद जो इस शहर के साथ क्या हुआ और ज़ाहिर शहर की तबाही जो है वो शुरू हुई और एक दास्तान जो कलम ने। अच्छा, तो आफ्ताब साहब क्या 1967 की आपने बात बताई, उस वक्त भी क्या हालात यही थे कराची के, सूरत हाल यही थी? देखिए बिल्कुल ऐसे ही था, उस वक्त भी लोग लापता हुए थे और फौज तलब करनी पड़ी थी, जो तारीख बताती है शहर की। लेकिन इतनी अबतर सूरत हाल फिर भी बहरहाल नहीं थी। अच्छा। क्योंकि ये जो कराची के लोगों ने जो 2 दिन सहे हैं जिस तरह अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, और उसके बाद जो है फिर वो तातील का ऐलान कर दिया गया। 2 रोज़ है कि 2 छुट्टी हो रही है, स्कूलों में छुट्टियाँ हो रही है, दफातर में छुट्टियाँ हो रही है। मेरे ख्याल में ये हल नहीं है। बार बार अपने चैनल के तवज्जुह से ये जो बात हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि इस शहर को एक बहुत बड़े हंगामी तौर पर एक निज़ाम की ज़रूरत है। आप ये देखिए कि कितने मानसून गुजर गए लेकिन शहर की अस्तरकारी नहीं हुई सड़कों की। वो जो घड़े जो कल तक मामूली घड़े थे, इन बारिशों के बाद वो ऐसे खौफनाक घड़ों में तब्दील हो चुके हैं कि उसकी वजह से ये बारिशें तो थम जाएगी, पानी भी जो है उसका भी खराज हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है वो शहरी जो भुगतेंगे, लोग ज़हनी तौर पर मरीज बन चुके हैं। वो तो अभी भी भुगत रहे हैं। अब ये पानी का तो मसला है ही है, इसके साथ साथ जो बिजली की फराहमी मुअत्तल है वो भी बताइएगा। बिजली का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया कराची में। तो जी देखिए, इसमें जो बारिश का पहला कतरा पड़ता है तो कराची की तारीख है कि उसके बाद तमाम ट्रिपिंग शुरू हो जाती है, फीडर ट्रिप करना शुरू कर जाते हैं। अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिजली जो है वो रिस्टोर नहीं हो सकी है।
बिजली ना होने की वजह से उन्हें पानी के भी मसाइल है, दीगर मसाइल का भी उनको सामने जाहिर सी बात है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और इसके साथ जो है जो महकमा बिजली है जो के इलेक्ट्रिक है वो ये कहता है कि जब तक कि जो पानी का अखराज नहीं होगा, ज़ाहिर है टेक्निकली उसको कह भी सकते हैं, लेकिन बहरहाल ऐसा भी है कहीं पे कि जहाँ पर सिचुएशन जो है वो कदरे बेहतर है, अर्बन फ्लडिंग नहीं है, उसके बावजूद वहाँ की तो आफ्ताब, लोग आज भी जो है बारिश की पेशगोई की गई है, आज क्या बंदोबस्त किए गए हैं और बारिश की पेशगोई में क्या बताया गया है? जी देखिए, जो सिस्टम है जिसने कराची में जो है वो इतनी हैवी बारिशें दी है वो अभी बरकरार है, इस वक्त कराची के शुमाल मशरिक में मौजूद है और दिन में ये उम्मीद है कि जब ये दोबारा एक सफोकेशन होगी, मौसम गर्म और मरतूब होगा और उसके बाद जो ये बादल बनना शुरू होंगे तो कल वाली सिचुएशन दोबारा पैदा होने का खदशा है, या परसों वाली भी हम कह सकते हैं, जिसके नतीजे में कराची में गरज चमक के साथ तेज़ बारिशों की और मूसलाधार बारिशों की पेशगोई अभी भी मौजूद है। कल वाले स्पेल में हमने ये देखा कि बारिश के साथ साथ जो है वो तुंद और तेज़ हवाएं भी चली है और जिसकी वजह से हमने ये देखा कि बिल बोर्ड्स और इसके अलावा दरख्त जो है वो जिस खौफनाक हालत में जो है वो हमने वो मनाजिर देखे। तो अल्लाह का शुक्र ये रहा कि कोई बहुत ज़्यादा गैर मामूली वाक़या पेश नहीं है, अलबत्ता कुछ इलाकों में शायद वो जो ज़ेर तामीर इमारतें थी उनकी शटरिंग वगैरह गिरी है, इसके अलावा कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं है। कटी पहाड़ी का जो इलाका है जो कि बनारस की तरफ है, वहाँ पर जो है लैंड स्लाइडिंग हुई और वहाँ से जो ज़ाहिर है वो एक रास्ता निकाला गया तो वो लैंड स्लाइडिंग की वजह से वो पत्थर आके जो है रोड पे गिरे, जिसकी वजह से वो आमदोरफ्त वहाँ बंद हो गई थी कुछ वक्त के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आफ्ताब खालिद मौजूद थे, कराची की सूरत हाल में बता रहे थे। अभी आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से मुल्क भर में ये जो मानसून का हालिया स्पेल है इसकी तबाहकारियां जारी हैं। क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में तबाही की दास्तान रकम कर गए हैं और हर तरफ मलबे के ढेर ही नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा इलाकों का दौरा किया और वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात में वफाकी हुकूमत और पाक फौज की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी करा दी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी पाकिस्तान को एक मजबूत रियासत के तौर पर कानून की बालादस्ती कायम करना होगी, किसी भी खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाई की जाएगी। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ अफवाज, पुलिस और सिविल इंतजामिया के जो जवान हैं उनसे मुलाकात की, उनकी बेलौस खिदमात को खराज तहसीन भी पेश किया। उन्होंने हिदायत की कि मैदान में मौजूद तमाम दस्ते इस जिम्मेदारी को भरपूर लगन के साथ निभाएं और मुतासरा खानदानों की मुश्किलात को कम करने में किसी भी किस्म की कोई कसर ना छोड़ी जाए और शहरियों के जानो माल का जो तहफ़्फ़ुज़ है और उनकी फौरी जो मदद है पाक फौज की अव्वलीन तरजीह है। ये सिचुएशन है। और अब पेशावर में बात कर लेते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर हम हमारे नुमाइंदे जो मौजूद हैं एहतशाम बशीर, उनसे रब्ता करेंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे माहिर माहौलियात डॉक्टर ज़ैनब नईम से भी। लेकिन पहले हम चलते हैं हमारे नुमाइंदे एहतशाम की जानिब। एहतशाम, बताइएगा इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँचे हैं? जी बिल्कुल, जो खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला बुनीर और फिर उसके बाद स्वाबी में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, उसके बाद सैलाब तो गुजर गया है लेकिन वहाँ पर भी तबाहकारियाँ भी मौजूद हैं। एक अफसोसनाक वहाँ पर लम्हात देखे जा रहे हैं। जैसे कि ज़िला बुनीर में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहाँ पर अभी तक बताया जा रहा है 228 डेड टूल पहुँच चुके हैं और इसी तरह 41 अमवात जो हैं वो स्वाबी में हुई हैं। तो वहाँ पर अभी जो इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, मलबा उठाने का काम अभी भी वहाँ पर जारी है। और जैसे कि कल वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने वहाँ पर दौरा किया था और वहाँ पर भी उन्होंने ये ऐलान किया है कि गम की इस घड़ी में वो उनके साथ हैं और जो मुतासरीन हैं उनकी भरपूर मदद की जाएगी। और कल खैबर पख्तूनख्वा काबीना का भी इजलास हुआ है और उस काबीना ने जो है जो पैकेज था मुतासरीन का उसका ऐलान किया गया है। और वज़ीर आला ने पहले ही ऐलान कर चुके थे कि जो घर मुतासर हुए हैं, घर तबाह हुए हैं, उनको सूबाई हुकूमत बना कर देगी। और इसी तरह जो ऐप बनाई गई है जो तंजीमें इमदाद करना चाहती हैं मुतासरीन की, तो ऐप के ज़रिए थ्रू उनको रकूम भिजवाई जाएंगी। और इसी तरह सूबाई हुकूमत ने एक अलग से अकाउंट भी बना लिया है जहां पर मुतासरीन के लिए रकूम जमा कराई जा सकेंगी। तो जहां तक वहां पर इमदादी कार्रवाइयों का जिक्र है, वहां पर पाक फौज के जवान भी जो हैं वो पुलें बनाने के लिए, राब्ता सड़कें बनाने के लिए जो है काम कर रहे हैं। और इसी तरह सूबाई हुकूमत की जाने से भी मशीनरी वहाँ पर फराम कर दी गई है।
और वहाँ पर जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर भी इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं, मलबा उठाने का काम शुरू हो गया है। ऐसा भी कोई इलाका है जो सैलाब से मुतासर है लेकिन वहाँ तक अभी इमदादी कार्रवाइयाँ नहीं पहुँच सकी हैं या कारकुन वहाँ तक नहीं पहुँच सके हैं क्योंकि ज़मीनी राबता बहुत सारी जगहों का मुनक़ता हो गया था? जी बिल्कुल, ज़िला बुनीर का जो दूर दराज के इलाके थे वहाँ पर कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पहुँचना मुश्किल था, तो वहाँ पर भी अभी रसाई मुमकिन हो गई है और वहाँ पर भी टीमें अभी पहुँच चुकी हैं। और कल भी जो है मलबा का काम उठाने का सिलसिला जारी था और आज भी वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। और सूबाई हुकूमत की जानिब से नुकसानात का जो सर्वे शुरू किया गया है उसकी इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 20 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, जिनमें पुलें तबाह हुई हैं, सड़कें तबाह हुई हैं, स्कूल हैं, मसाजिद हैं, वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ को जो नुकसान हुआ है तो ये तकरीबन इसकी रिहेबिलिटेशन के लिए तकरीबन 20 अरब रुपए दरकार होंगे। तो इसके लिए भी कल जो सूबाई काबीना का इजलास हुआ है उसमें भी इस सूरत हाल के हवाले से काबीना को ब्रीफिंग दी गई है। और इसीलिए सूबाई हुकूमत का ये कहना है कि ना सिर्फ वो खुद जो है अपने बजट से जो है इसको काम करेगी, बल्कि उन्होंने कहा कि डोनर्स को भी आगाना चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट से भी कहा गया है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। तो इसीलिए कल वज़ीर आज़म ने भी ऐलान किया है कि यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा का जो ज़िला बुनीर है, सवाबी है, इसके अलावा स्वात में जो सैलाब आया बाजोड़ है, तो वहाँ पर भी आबादकारी के लिए जो है वफाकी हुकूमत ताउन करेगी। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत भी ताउन करेगी। एहतशाम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है आगाह किया। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ज़ैनब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि माहिरीन खबरदार करते हैं और इस वक्त भी कर रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से आने वाले बरसों में आफात की शिद्दत बढ़ेगी और पाकिस्तान को आलमी ताउन के साथ जामे हिकमत अमली भी अपनानी होगी। तो पाकिस्तान को कुदरती आफात से निपटने के लिए कौन से इकदाम करना बहुत जरूरी है? जी बिल्कुल, ये जो क्लाइमेट चेंज है जिससे पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है, ये ऐसी तबाही का नाम है जो कि पाकिस्तान ने क्रिएट नहीं की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बहुत ज्यादा इसे सफर कर रहे हैं। अभी मसला ये है कि आपकी पूरी दुनिया में इस वक्त राइट विंग गवर्नमेंट्स जो हैं वो आ गई हैं और वो रेडी नहीं है कि क्लाइमेट फाइनेंस को बढ़ाएं और मुतासरा ममालिक की मदद करें। बल्कि अभी जो नेटो में प्लेज हुआ 2035 तक जो है ममालिक अपना डिफेंस बजट बढ़ाएंगे 5% तक, लेकिन क्लाइमेट फाइनेंसिंग पे वो इतना भी बढ़ाने पे एग्री नहीं हो रहे। तो ये तो एक इंटरनेशनली ये क्लाइमेट जस्टिस का मामला है जिसपे वो एग्री नहीं कर रहे। तो अभी पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि हम अपने जो वसाइल है, एग्जिस्टिंग वसाइल है, उसमें रहते हुए हमें अपनी प्लानिंग को इम्प्रूव करने की जरूरत है। हमें लोकल लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से अडेप्टेशन प्लानिंग, शहरों के लेवल से अडेप्टेशन प्लानिंग, सबसे पहले तो जोनिंग करें। हम हमारे शहरों में जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं वहां पे किस तरह से तबाही जो आई है उसकी बेसिस पे हम जोन्स बनाएं कि कौन से एरिया में सबसे पहले हमें प्लान करने की जरूरत है। ड्रेनेज सिस्टम्स जो हैं वो इम्प्रूव करने की जरूरत है और हाउसिंग सोसाइटीज खासतौर पे वो जो कि नालों के ऊपर या दरियाओं के आसपास बनी हुई हैं, उनके ड्रेनेज प्लान्स मंगवाएं और नए एनओसीज जारी नहीं करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सैलाब अब दरियाई नहीं रहे, वो अर्बन फ्लडिंग की शक्ल जो है वो इख्तियार कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक और भी चीज़ है जिसमें हम मुतासर हैं, डेफिनेटली आपने बात की है, तो इस सारे निज़ाम की बेहतरी के लिए क्या क्या मज़ीद तजावीज़ हैं आपके पास जिनको अपनाया जाना चाहिए, जिनसे सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो सकती है? जिस तरीके से ये जो गैर कानूनी तजावज़ात हैं जो दरियाओं और नदी नालों के इर्द गिर्द हैं, उनका भी आपने जिक्र किया, उनको कैसे हटाने के लिए कोई हिकमत अमली बन सकती है? और इसके अलावा जो पानी चूस कुएँ हैं उनका क़याम कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इस तरफ भी ज़रा रोशनी डालिएगा। लेकिन जो गैर कानूनी तजावुज़ात हैं, आप अगर हम नहीं हटाएंगे तो सैलाब हटा देगा। सो इन वन वे और दी अदर वो हट ही जाएंगे। तो सैलाब में तो जानें चली जाती हैं, तो चलो कम से कम अथॉरिटीज हटाएंगी तो जान तो बचेगी, क्योंकि इसका भी और कोई सोल्यूशन नहीं है कि आपको अगर लोगों की जानें बचानी है तो ये हाँ उनको रीलोकेट करना, उसकी स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। दूसरी बात ये कि क्लाइमेट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मुल्क में, ताकि आप उस तरफ इन्वेस्टमेंट्स इनवाइट करें जो क्लाइमेट के मत में जरूरी है। इस वक्त कोई लोग बेधड़क मिलियंस और बिलियंस इन्वेस्ट कर देते हैं ऐसी सोसाइटीज में जहां पे उनकी इन्वेस्टमेंट डूबती ही है सैलाबों में। तो मेरे ख्याल से ये मुल्क में एक कंट्री लेवल पे ये प्लानिंग होनी चाहिए। फिर बहुत बड़े लेवल पे मैस अवेयरनेस, आगाही कैंपेन, सिर्फ शजरकारी वो आपके लिए नाकाफी है जब तक आपकी आवाम में ये शऊर ना हो कि क्लाइमेट चेंज हमें कैसे तबाह कर रहा है। इसके अलावा नॉर्दर्न एरियाज में स्लोप के ऊपर पहाड़ों की, वहां पे दरख्त लगाए जाए
हैं टारगेटेड, और सारे होटल्स जो नए बनने हैं दरियाओं के ऊपर, उनके एनओसीज विदड्रॉ कर लिए जाएं। बिल्कुल। ये बहुत ये वजीर आजम भी इस हवाले से कह चुके हैं कल अपनी तकरीर में। उन्होंने बोला कि वो जो भी इधर जो गैर कानूनी तामीरात हैं उनके खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन होगा और इस पर अमल दरामद देखते हैं कि कितने अरसे में होता है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं जो पेरिस मुआहदे जैसे इंटरनेशनल मुआहदे हैं उससे अमेरिका जैसे जो मुल्क हैं और डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो सदर हैं वो बैक ऑफ करते रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितनी रिलायंस हमें आलमी मुआहदों पर करनी चाहिए और कितनी रिलायंस अपनी मदद आपके तहत करनी चाहिए? देखिए, हमें सीखना चाहिए 2022 के सैलाबों के बाद जब जिनेवा कॉन्फ्रेंस हुई थी, पाकिस्तान से $10 बिलियन की कमिटमेंट हुई थी, जिसमें से सिर्फ 5% ग्रांट्स थी, बाकी सब जो है वो लोन्स थे। तो हमें तब भी आलमी मदद नहीं मिली। सैलाबों में पहले आपके लोकल रिसोर्सेज ने ही हेल्प की थी और पैसा आया था, लोकली जनरेट हुआ था। उसके बाद आलमी ये इन काइंड डोनेशन ये सब आना शुरू हुआ, वो भी उस तरह से नहीं आया जिस हिसाब से वादे हुए। तो हमें सबक सीखना चाहिए कि हमें एग्जिस्टिंग अपने जो डोमेस्टिक फाइनेंस है उसको हम टैप करें और देखें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स क्लाइमेट एक्शन की तरफ हम कैसे लेकर सकते हैं। उसके लिए आपके पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान को अपना क्लाइमेट चेंज फंड एस्टैब्लिश करने की जरूरत है, जिसमें आपके ह्यूमैनिटेरियन, ये CSR बजट, ये बाकी अदरवाइज जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इंडिविजुअल जो फंड करते हैं वो सारा बजट जो है वो उसमें टैप हो और वहां से डिसाइड हो कि इस वक्त प्रायोरिटी पे किस जगह पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है। इंटरनेशनली हम अभी रिलाई नहीं कर सकते बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं। ठीक है। और डॉक्टर साहब, मुसद्दिक मलिक साहब का बयान भी आपकी नज़रों से गुजरा ही होगा, जिसमें वो यही बता रहे हैं कि मिड सितंबर तक इसी तरीके से ये बारिशों का सिलसिला भी जारी रहेगा मॉनसून की और 10 स्पेल करीबन होंगे। और वो ये भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 10 दिन पहले ही मॉनसून स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर भी, क्योंकि इस साल भी 10 दिन पहले हुआ। अगर इस बार 25 जून से हुआ है तो अगले साल पे 15 जून से स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसी रफ्तार से मौसमियाती तब्दीलियां जो हैं वो रोनुमा होती रहीं तो फिर तो सारा निज़ाम बिगड़ कर रह जाएगा। मतलब इसी तरीके से सर्दियों का दौरानिया कम हो जाएगा और जिस रफ्तार से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं वो भी हमारे सामने है। माजी में भी आपकी काफ़ी सारी पेशन गोइयां जो हैं वो दुरुस्त साबित होती रही हैं। आप बताइए कि इस हंगामी सूरत हाल में हमें एज एन इंडिविजुअल और जो हमारी गवर्नमेंट है उसको क्या क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है? देखें, क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल रियलिटी है, ग्लोबल इमरजेंसी है। पाकिस्तान कोई वाहिद मुल्क नहीं है जो इससे सफर कर रहा है। आपके खित्ते में और ममालिक भी, गरीब ममालिक इससे बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो इस वक्त हमें अपनी ऑन ग्राउंड प्लानिंग जो है वो इम्प्रूव करने की जरूरत है। सारे सूबाई हुकूमतें और फेडरल गवर्नमेंट को साथ बैठ के प्लान ऑफ एक्शन बनाना चाहिए, एक ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए ताकि आवाम को इसकी इमरजेंसी सिचुएशन का पता लगे कि ये मसला क्या है। क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये आपके मुल्क के लिए एक सानेहा है। और ये आगे भी, जैसे डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो साइंस की बेसिस पे कह रहे हैं, जो वेदर डेटा होता है, जो मॉडलिंग होती है, कि क्लाइमेट चेंज मजीद तबाही लाएगा। लेकिन ऑन ग्राउंड तबाही, डिजास्टर कितना बड़ा होता है ये हमारी प्लानिंग पे डिपेंड कर रहा होता है। हमें पता लग गया कि पहाड़ों से रेले नीचे आते हैं तो किस तरह से आबादियां तबाह होती हैं। तो हमें उसके लिए रीलोकेशन प्लान और ये सब बना लेने चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल से, और जो लोकल इदारे हैं उनकी कैपेसिटीज बिल्ड कर लेनी चाहिए कि उनको पता हो कि इस किस्म की नौयत के डिजास्टर से किस तरह फाइट बैक किया जाता है। बिल्कुल, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए, जदीद आलात उन्हें देने चाहिए, टेक्नोलॉजी देनी चाहिए। डॉक्टर ज़ैनब बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं आप। और ग्लेशियर्स की जहाँ पर बात की जाती है वहाँ पर हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड और दीगर ममालिक अपने ग्लेशियर्स को महफूज रखने के लिए भी अमली इकदाम करते हैं और मुख्तलिफ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं उनको महफूज रखने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके तमाम तर ग्लेशियर्स पिघल जाएं और वो सारा साल आपको दिखाई देते हैं, उन पर बर्फ जमी होती है। तो ऐसे इकदाम भी किए जा सकते हैं जिससे हमारे ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ भी मुमकिन बनाया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ बारिशें नहीं है, ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से भी तेजी से पानी का बहाव हो रहा है और उसकी वजह से ये सैलाब आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द हालात हमारे काबू में आ जाएंगे। ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक। खेल की बात करते हैं। स्क्वॉश में एक और आलमी फतह पाकिस्तान के नाम हुई है। पाकिस्तानी खिलाड़ी अशरफ इरफान ने अमेरिका में इंटरनेशनल स्क्वॉश टाइटल अपने नाम कर लिया है। फाइनल में उन्होंने मलेशिया के नेथन केवे को शिकस्त दी और अशरफ इरफान ने पहला सेट हारने के बाद शानदार कमबैक करते हुए मुसलसल 3 सेट जीतकर टाइटल अपने नाम किया है। उनके सेट्स के मुतालिक जो तफसीलात हैं वो हैं 8-11, 11-2, 11-2 और 11-6। और अगर बात करें अशरफ की तो ये रवां साल में पाकिस्तान की जानिब से उनका तीसरा टाइटल है। तो कांग्रेचुलेशंस अशरफ। मजीद इस शानदार फतह पर उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अशरफ, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं?
वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको भाई बहुत बहुत मुबारकबाद। बताइए क्या ऐसा एहसासात थे जीतने के बाद, और ये फाइनल आपके लिए कितना टफ रहा, और ये जो जीत है ये आपके करियर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मैंने ये टाइटल जीता। एंड ऑब्वियसली जैसे आपने अभी बताया कि ये मेरा इस साल का थर्ड टाइटल है, तो ऑब्वियसली इससे मेरी वर्ल्ड रैंकिंग भी और इम्प्रूव हुई है। यानी पहले मैं 64 पे था और अब मेरी रैंकिंग 59 हो गई है। तो ऑब्वियसली यानी आई एम रियली हैप्पी कि मैंने ये विन किया। एंड इंशाल्लाह अभी मेरे आगे आने वाले भी साल में और भी टूर्नामेंट्स हैं, तो मैं उसमें भी ऐसे ही परफॉर्म करूंगा। बिल्कुल। तो अशब, हुआ क्या था मैच के दौरान? पहला सेट जो है आप हारे थे और उसके बाद 3 मुसलसल मैच जीते हैं। हारे क्यों और जीते कैसे? बिल्कुल ऐसी है। यानी जिसका साथ मेरा मैच था जो मलेशियन था, नेथन, तो मैं उसके साथ यानी पहली दफा खेल रहा था, तो ऑब्वियसली थोड़ा गेम की उस तरह से मुझे समझ नहीं थी उसकी। तो पहली गेम में यानी उसने काफी अच्छा खेला और मैं थोड़ा उसकी गेम से मुझे इतना वो आइडिया नहीं था। तो लेकिन आफ्टर द फर्स्ट गेम, तो उसके बाद फिर मैंने गेम का थोड़ा प्लान सोचा और किया, तो एंड या अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर मैंने उसको आराम से अगले तीनों सेट्स में हराया। जबरदस्त। अच्छा, ये बताएं अशब कि स्क्वॉश में भी कुछ टेक्निक्स या स्ट्रेटजीज होती हैं, जिस तरह से आपने बताया कि अपने ओपोनेंट को पहले समझना पड़ता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटजी बनाते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है, क्योंकि स्पेशली जैसे आप किसी ऐसे प्लेयर से खेल रहे हैं जो जिससे आप फर्स्ट टाइम मैच खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा एडजस्ट होना पड़ता है, क्योंकि इट्स लाइक अ टोटली डिफरेंट। यानी आप किसी उस प्लेयर से खेल रहे हैं जिसके आपसे पहले खेले होते हैं, तो आपको पता होता है कि इसके वीक पॉइंट्स क्या हैं, इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। तो मैं इसके साथ पहली दफा खेल रहा था, तो ऑब्वियसली यानी आप मैचेस जो हैं एज अ यूट्यूब या किसी वीडियोस पे ढूंढ सकते हैं, लेकिन फिर भी जब आप एक एज अ कोर्ट में उतरते हैं ना, ऑब्वियसली आप फाइनल खेल रहे हो, तो इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर एज वेल। तो थोड़ा सा आपको ऑब्वियसली आपको अपनी टैक्टिक्स, अपनी गेम प्लान्स उस हिसाब से रखने होते हैं। तो मैंने भी बिल्कुल ऐसे किया। आफ्टर लूजिंग द फर्स्ट गेम, तो मैंने अपना गेम प्लान, अपने वो सारा टैक्टिक्स चेंज किए एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट वर्कड। बिल्कुल अशरफ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि स्क्रीन पर देखना किसी को और उसके साथ जो खेलना, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। आप जब उससे खेल रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको नई भी, इंकशाफात नए भी होते हैं। तो फिर से कहेंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी ये बताएं कि आपको सबसे अच्छा प्लेयर खुद से कौन सा लगता है और उसकी क्या टेक्निक आपको पसंद है? जी बिल्कुल। यानी अभी ओवरऑल अगर आप देखें तो इजिप्ट जो है स्क्वाश में अभी रूल कर रहा है। यानी ऑल लाइक आउट ऑफ टॉप 10 या उनके 8 प्लेयर टॉप 10 में है। तो मुझे जो अभी जिसकी गेम बहुत मुझे पसंद है, ही इज आल्सो एन इजिप्शियन, और उसको मैं थोड़ा कॉपी करने की भी कोशिश करता हूँ। ही इज करीम गवाद। आई रियली लाइक हिज गेम स्टाइल। यानी बहुत स्मूथ है, बहुत यानी क्लेवर गेम खेलता है। तो या तो अभी मैं उसको फॉलो करता हूँ। ठीक है। अच्छा अशरफ, जिस तरह से हमें पता है, आपने भी बताया, हमने भी बताया कि आपका थर्ड टाइटल है इस साल का। अभी 2025 में मजीद भी इरादा है और भी टाइटल्स आपने खेलने हैं, और इस साल का क्या टारगेट है आपके लिए? जी बिल्कुल। तो अभी हमारा जैसे अभी सीजन ऑफ था, तो अभी हमारा दोबारा से सीजन शुरू हुआ। 25 to 26 सीजन जो हमारा है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी मेरा 1 मंथ का गैप है। देन मेरा एक टूर्नामेंट होगा कनाडा में, एंड देन लाइक इन दी यानी इस 6 महीने में मैं टोटल खेलूंगा अभी 6 टूर्नामेंट्स। एंड इट्स ऑल लाइक अराउंड द वर्ल्ड। यानी पाकिस्तान में भी है, एंड देन देयर इज कनाडा, देन देयर इज इजिप्ट। तो होपफुली द गोल इज टू ब्रेक इनटू टॉप 50 इन द वर्ल्ड। तो अशरफ, ज़रा अपने नाजरीन को भी हम बताते चलें आपके ज़रिए, और वो लोग जो खेलना चाहते हैं स्क्वॉश, उनको भी आप बताएं कि इसमें फ़िटनेस का मयार कितना बेहतर रखना होता है बाकी खेलों की मुनासबत से। जी बिल्कुल। यानी मैं यही कहूँगा कि बाकी गेम्स में भी ऑब्वियसली आपको अपनी फिटनेस और हर चीज़ आपको बड़ा प्रॉपर लेके चलना होता है, लेकिन ऑब्वियसली ये गेम स्पेशली ये बहुत यानी फास्ट पेस गेम है, एंड द बॉल इज लाइक सो स्मॉल, एंड आपको बिल्कुल भी वो इतना रिएक्शन टाइम नहीं मिलता। तो आई थिंक इट्स रियली लाइक फिजिकल, बहुत फिजिकल है। और स्पेशली ऑब्वियसली हर गेम में भी आता है, इस गेम में भी आपका मेंटली हाजिर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इट्स लाइक रिएक्शन गेम। तो आपको जो है काफी ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है इसमें, और ऑब्वियसली फिटनेस इसमें आपको बहुत करनी पड़ती है। जैसे
अगर मैं अपना बताऊं तो मैं भी पूरे हफ्ते में यानी 6 दिन अपना ट्रेनिंग करता हूँ, और हर दिन मेरी ट्रेनिंग होती है, यानी 2 सेशंस करता हूँ, एक सुबह में और एक शाम में। और यानी टोटल मिला के मेरे एक पूरे दिन का तकरीबन 4 से 5 घंटे मैं रोज ट्रेनिंग करता हूँ। जबरदस्त। और इसके साथ साथ ट्रेनिंग के साथ साथ आप डाइट भी फोकस करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, डाइट यानी ऑब्वियसली हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में खाने ऐसे, और अम्मी के हाथ का हाँ। खाना तो ऑब्वियसली फिर वो आपको खाना पड़ता है, तो आई मीन बिल्कुल, तो ये उसके चीज है। बगैर नींद लेकिन नहीं यस आती। मैं नहीं नहीं बिल्कुल, वो तो आपको ही पता है। लेकिन हाँ, मैं खुद यानी स्पेशली एथलीट्स को हमेशा परहेज करना चाहिए, यानी एक स्पेसिफिक डाइट जरूर होनी चाहिए, कि कुछ चीजें बहुत ज्यादा ऑयली थिंग्स अवॉइड करे और बहुत ज्यादा यानी मीठा अवॉइड करे। ऑल द बेस्ट अशब। हम चाहेंगे कि आप आने वाले जो अभी आपकी जो चैम्पियनशिप्स हैं उसमें भी ऐसे ही कारकर्दगी दिखाएं। और अभी आपने आपकी अपनी कामयाबी शेयर की, अपने खेल के मुतालिक बताया, अपनी डाइट के मुतालिक बताया, अपनी ट्रेनिंग के मुतालिक बताया। तो आई होप जो आने वाले लोग हैं वो कुछ सीखेंगे। ब्रेक के बाद आ सकते। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब आपको ये बताते हैं कि पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने एक में दिल से मुतालिक 14 ऑपरेशन करके नया रिकॉर्ड बना दिया। जी हाँ नाज़रीन, एक ही दिन में पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने 14 टावी सर्जरीज करके सर्बिया का एक ही दिन में 13 सर्जरीज का जो आलमी रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया है। बगैर सीना चाक किए 14 मुअम्मर मरीजों की ये सर्जरीज की गई हैं, और एक ही दिन में बगैर सीना चाक किए मरीजों के दिल के वॉल तब्दील करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और मुअम्मर मरीजों को टावी सर्जरीज के जरिए नई जिंदगियां मिली। इस रिकॉर्ड को कायम करने के लिए बड़े अस्पतालों के कार्डियोलॉजिस्ट और सर्जन ने हिस्सा लिया। आलमी मेयार की सहूलियात और महारत के साथ पाकिस्तान का तिब्बी शोबे में इंतहाई अहम कारनामा है, और पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का जश्न आज़ादी पर यह पाकिस्तान के लिए एक अनोखा अपनी तर्ज का तोहफा था। मजीद इसी हवाले से हम बात करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद वलीद हमारे साथ हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं और मेंबर टावी भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वलीद हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताइएगा कि पहले तो आलमी रिकॉर्ड कायम हो गया है, उस पर आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इसके साथ साथ बताएं कि मुनफरिद ख्याल आया कैसे और किस तरह से मुमकिन हुआ कि 14 सर्जरीज एक ही दिन में कर ली गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। इस दफ़ा PIC की टीम ने सोचा कि हम यौम आज़ादी को 14 अगस्त को एक यूनिक तरीके से इसको मनाते हैं। तो इसलिए हमने सारी टीम ने डिसाइड किया कि 14 टावीज़ को 14 अगस्त का थीम रखते हैं, और इसमें से 14 पेशेंट्स का टावी प्रोसीजर इंशाल्लाह हम एक ही दिन में करेंगे। अब अपने व्यूवर्स के लिए और आवाम के लिए बताते चलूँ कि टावी जो है ना, ये शॉर्ट वर्जन है ट्रांस कैथेटर आयोटिक वाल्व इम्प्लांटेशन का, जिसका मकसद ये है कि वो पेशेंट्स जिसकी ओपन हार्ट सर्जरी नहीं हो सकती, उसमें से सीना चाक किए बगैर हम उनका आयोटिक वाल्व बदल सकते हैं, और वो फिर उसके बाद अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इससे पहले वो पेशेंट जो है ना, सांस फूलने की वजह से, बेहोश होने की वजह से वो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि ये टेक्नोलॉजी 2006 से 7 से शुरू हुई है दुनिया में, और हमें अल्लाह ने इस मुकाम पे पहुंचाया है कि अब हम ये ट्रीटमेंट अपने आवाम के लिए उनके डोर स्टेप्स पे उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल, वाकई डॉक्टर साहब बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है, और वाकई आज़ादी का आपने कहा कि डिफरेंट सा तोहफा था, तो ये बिल्कुल है पाकिस्तानियों के लिए। अच्छा, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि जो 14 अगस्त की मुनासबत से 14 पेशेंट्स की ये सर्जरीज की गई, तो जो तमाम सर्जरीज थी वो कैसी रही, और जो पेशेंट्स हैं उनकी अब सूरत हाल क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्रोसीजर्स बहुत कामयाबी से हुए। कोई भी कॉम्प्लिकेशन टेबल पे या पेशेंट को ICU शिफ्ट करने के बाद कोई भी नहीं हुई, और खुशी की बात यह 13 पेशेंट्स कब डिस्चार्ज हो गए ऑलरेडी सेकेंड डे पे। एक ही पेशेंट को सिर्फ पेसमेकर की ज़रूरत पड़ी, और इंशाल्लाह वो भी आज डिस्चार्ज होने वाली है। ज़बरदस्त बात है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि पाकिस्तान में जो दिल के अमराज हैं इनमें इजाफा होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? कौन सी ऐसी इब्तदाई अलामात हैं जिनसे दिल की ये बीमारी उसे कबल वक्त उस पर काबू पाया जा सकता है, उसका अंदाज़ा हो सकता है? बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पाकिस्तान में हर एक 10 साल में जब उनके डेटे को हम देखते हैं तो उसमें से कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जिसमें दिल की सारी बीमारियां आती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो रहा है।
अब इसमें से हमने ये फ़र्क करना है कि दिल की बीमारियां सिर्फ वाल्व के रिलेटेड नहीं है, जिसका आज का थीम है टावी रिप्लेसमेंट और एयोर्टिक वाल्व। इसमें दिल के शरियानों का मसला बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। और हार्ट अटैक से एक पेशेंट और एक इंसान बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी लूज कर सकता है अगर वो इमरजेंसी सर्विसेज और एक कार्डियक इंस्टीट्यूट में वक्त पे ना पहुंच सके। अब इसकी जहां तक इसकी तदारुक के लिए और उसका रिस्क फैक्टर्स को कम से कम करने के लिए, ताकि दिल की बीमारियां कम से कम हो, उसमें सिर्फ वो कहते हैं देयर इज नो वन मैजिक टैबलेट। ठीक है, सिर्फ एक नहीं है कि हम एक गोली प्रिस्क्राइब करें और उससे सारा मसला हल हो जाएगा। उसमें रिस्क फैक्टर्स को कम करें। रिस्क फैक्टर्स पे हमारा जो खाने का आता है कि हमने घी का इस्तेमाल कम से कम करना है, हमने अपने डाइट को देखना है, हमने स्मोकिंग, नस्वार, इन चीज़ों के, ये बहुत बड़ा कार्डियक रिस्क फैक्टर है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। प्लस हमारे पॉपुलेशन में एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा नहीं है। हम आम से वॉकिंग को भी जो है ना एक्सरसाइज में डालते हैं, जबकि कार्डियक लिहाज से जब एक्सरसाइज की बात आती है, सो एटलीस्ट इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक का मकसद ये है कि हम ऐसा चले कि हमारा सांस फूल रहा हो। सिर्फ पार्क में टहलना, इट्स नॉट एन एक्सरसाइज। So it starts from a brisk walk to जिम में एक्सरसाइज करना या रनिंग करना, और साथ में डाइट का, साथ में बाकी रिस्क फैक्टर स्मोकिंग वगैरह को कम करना है। तभी नेक्स्ट 5 to 10 years में पाकिस्तान में जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का बर्डन है, जिसमें हार्ट अटैक, हार्ट वार्स, ये कम होंगे। डॉक्टर साहब, लेकिन आपने कहा कि अगर एक्सरसाइज की जाए तो इसका अंदेशा कम हो जाता है। हमने कई खिलाड़ियों को देखा है मैदान में हार्ट अटैक आते हुए, जो अपना ख्याल ठीक तरीके से रख रहे होते हैं। क्या उनको कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम होती है पहले से, या ये रनिंग और इसके दौरान जो है हार्ट अटैक्स आ सकते हैं? बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने। हार्ट अटैक जो दिल के शरियाने बंद होने को हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है, इसमें 90% शरियाने बंद इस वजह से होती हैं कि थ्रू आउट द ईयर्स उसमें कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम डिपोजिशन वो जमा होना शुरू हुआ होता है। ठीक है, 10% मरीज ऐसे होते हैं कि जिसमें एक्चुअली उनकी हार्ट आर्टरीज क्लीन होती, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से, फिजिकल मेंटल स्ट्रेस की वजह से उनकी हार्ट आर्टरीज में, शरियानों में टीयर आ जाता है। ठीक है, उसको सब कोरोनरी आर्टरी डायसेक्शन कहते हैं, और बाज़ पेशेंट्स में उसको हम तकत्सुब और कार्डियोमायोपैथी कहते हैं कि वो उनका दिल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से फूल जाता है। सो मैं अंदाज़तन ये कहूँगा कि 90% मरीज में जो हम हार्ट अटैक कहते हैं वो ट्रेडिशनल हार्ट अटैक है कि सालों में उनका कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ और फिर उसकी आर्टरी और शरियाने बंद हो गई। ठीक, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद वलीद हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे, खासतौर पर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का एक बड़ा कारनामा है, एक दिन में 14 टावी सर्जरीज का एक आलमी रिकॉर्ड बनाया, इस पर हम बात कर रहे थे। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। अब कुछ सियासी गुफ्तगू हो जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 9 मई के केसेस में सजाएं हुई हैं, और जिसमें पंजाब सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे खाली थे, उस पर अब नामजदगी भी शुरू कर दी गई है। और बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली और सेनेटर आजम सवाती को सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है, जबकि पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए 5 नाम तलब किए गए हैं। बात का मामला पार्टी की जो सियासी कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है, उस पर छोड़ा है। आज शाम इजलास है पॉलिटिकल कमेटी का, उसमें फैसला होगा। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर के लिए खान साहब ने महमूद खान अचकजई साहब को नामजद किया है, सेनेट में आजम सवाती साहब को। पंजाब असेंबली के लिए उन्होंने 5 नाम मांगे हैं, जिनमें से एक का वो फैसला करेंगे। तो जनाब, पहले तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात के बॉयकॉट का कह रही थी, मगर अब फैसला सियासी कमेटी पर छोड़ा गया है। क्या तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में अब हिस्सा लेने जा रही है? और उधर माजी में जिन महमूद खान अचकजई की नकलें उतारी जाती थी, अब उन्हीं को ही अपना अपोजिशन लीडर नामजद करना, क्या ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई सियासी चाल है? दूसरी जानब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर से सानहा 9 मई की मजम्मत करते हुए ये कहा है कि अब दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, बस बहुत हो गया, अब हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम फरिश्ते नहीं थे, हमसे गलतियां हुई होगी। 9 मई गलत था, नहीं होना चाहिए था, आइंदा भी ना हो। इसको खान साहब ने कंडेम किया, हम सब ने कंडेम किया। हमारी सिर्फ इस्तदा इतनी थी कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करो, कानून के मुताबिक ट्रायल करो। अब बस होना चाहिए, कोई कॉमन सेंस प्रिवेल करना चाहिए, कोई इंसाफ होना चाहिए।
और इस पर हमने बात करनी है। सीनियर तजज़ियेकार आमिर इलियास राना साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं आप सब भी? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये बताइएगा कि महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर जो है कौमी असम्बली में नामजद किया गया है, इसको आप कोई नई सियासी चाल समझते हैं? देखें, हमारे जो पीटीआई को कवर करते हैं उसामा इकबाल रात गए तक वो इस खबर को देखते रहे, क्योंकि पॉलिटिकल कमेटी का इजलास था सलमान अकरम राजा की सरबराही में, और उन्होंने दो चीजें कही। अब वो फिर दोबारा खान साहब के पास ही लेके जाएंगे। एक ये कि ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का इख्तियार जो उन्होंने कहा था सियासी कमेटी, तो सियासी कमेटी कहती है कि जी बिल्कुल हमें इलेक्शन लड़ना है, हम सियासी मैदान नहीं छोड़ेंगे, और हम सिफारिश कर रहे हैं कि जो लोग हमारे नायल हो रहे हैं उनकी ही नामजदगी होनी चाहिए, कि वो किसी को जिसको कहें उसको टिकट दे दिया जाए। दूसरे, उन्होंने फिलहाल होल्ड करने के लिए रिक्वेस्ट करने का फैसला इमरान खान को किया अपोजिशन लीडर्स महमूद खान अचकज़ई के ऊपर। अब ये एक नई खबर है जो रात फैसला हुआ है, अब उसके ऊपर आज दिन में बात भी होगी। हर दो सूरतों में महमूद खान अचकज़ई के ऊपर इमरान खान से लेके और मुराद सईद और जितनी तनकीद माजी में होती रही, खैर इमरान खान ने माजी में छोड़ा तो किसी को भी नहीं, और फिर सबको साथ मिलाया भी, चाहे वो चौधरी परवेज लाई हो, चाहे वो MQM हो, जिनके बारे में भी वो बातें करते थे, हम सबके साथ बैठे हैं। जैसे मौलाना फजलुर रहमान के घर में पूरी पीटीआई जाती रही, बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर जब उनके मुतालबात के जवाब नहीं आए तो मौलाना फजलुर रहमान पीछे हट गए, कि वो उनकी यही ख्वाहिश थी ना कि अगर आपने हमें साथ लेके चलना है तो जो लोग मौजूद हैं वो बाइख्तियार हों। जैसे PDM बना था तो मौलाना फजलुर रहमान को जब सदर बनाया गया तो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ दोनों ने फ्री हैंड दिया था कि आप फैसले करें, हम आपके साथ चलेंगे, और वो फिर मंतकी अंजाम जिस तरह भी हुआ, बहरहाल वो हुकूमत बनने पे हुआ, इमरान खान की हुकूमत जाने पे हुआ। अब यहाँ पे डे बाई डे चीजें हैं जिसके ऊपर इनको इंस्ट्रक्शन चाहिए होती हैं, और उसमें ऑब्स्टिकल मौजूद है, लेकिन इमरान खान ने अभी तक किसी भी सियासी अपनी पार्टी के लीडर पे मुकम्मल एतमाद नहीं किया, और ये अपोजिशन लीडर की नामजदगी भी इसी बात की गमाजी है कि उनका ये ख्याल था कि इनके लोग प्रेशर में हैं, तो महमूद खान अचकज़ई का एक माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो अकड़ के खड़े हो जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट के सामने और बड़ी सख्त गुफ्तगू करेंगे। अब उन्हीं की पार्टी की पॉलिटिकल कमेटी का ये फैसला सामने नजर आ रहा है, तो हम देखते हैं कि इसके ऊपर फर्दर क्या। बानी पीटीआई ने अपनी ही पार्टी की लीडरशिप पर एतमाद नहीं किया, इसकी क्या वजह लगती है आपको? देखिए, वो यही वजह है ना कि जी आप ये नहीं सोच रहे कि आपकी पार्टी में अहल लोग मौजूद है। वो असद कैसर को भी इस काबिल नहीं समझते। पहले उन्होंने उमर अयूब का अपोजिशन लीडर बनाया, और जरताज गुल साहिबा को उन्होंने पार्लिमानी लीडर बनाया, आमिर डोगर को चीफ विप बनाया, लेकिन असद कैसर जिन्होंने कौमी असम्बली की स्पीकरशिप से रिजाइन कर दिया था उस वक्त कि नहीं इमरान खान नहीं है तो मैं भी नहीं बैठूंगा इस कुर्सी पे, उन पे वो ट्रस्ट करने के लिए लगता ये है कि उस तरह तैयार नहीं है। खुद उनके सवाबी हल्के में जिस तरह सैलाब तूफान आया और वह वहां से गायब हो गए, ये उनकी अपनी लीडरशिप के ऊपर सवालात हैं, लेकिन सियासी तौर पे कद काट रखते हैं। पहले वो 5 साल स्पीकर रहे KP असम्बली के, फिर 38 महीने स्पीकर रहे वो कौमी असम्बली के, एक कदावर शख्सियत है। मैं एक जानबूझ के एक नाम ले रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो सियासी तौर पे मुतारिक हैं। यही फैसले उन्होंने गलत उस वक्त किए इमरान खान ने जब बुज़दार को पंजाब का वज़ीर आला बनाया और बहुत सारे अहल लोगों को छोड़ के, तो नतीजतन सबसे पहले उस्मान बुज़दार साइड पे हो गए। अभी इमरान खान बिल्कुल फ्री हैंड नहीं देना चाह रहे, लोगों को अंडरमाइन कर रहे हैं। पार्टी का चेयरमैन मौजूद है, वो कल बयान देता है कि 9 मई ये गलती थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये PTI ने की कि उनको, लेकिन उन्होंने इस तरह की बात की कि ताकि नरम लहजे में बात बने। तो शेख वकास अकरम ने, उनको तो इमरान खान की कोई हिदायत नहीं आई थी ना उस वक्त, उन्होंने कल पब्लिकली कहा कि ये गलत बात है, पार्टी इस बात को ओन नहीं करती, और उनके अपने चेयरमैन को उनके सेक्रेटरी इत्तलात ने मुस्तरद कर दिया। तो ये पार्टी की जब अंदरूनी सिचुएशन है, बहनें कहती हैं कि मिसाल यूसुफजई जैसे अलीमा खान साहिबा ने कहा कि उनके टिकट पे मुझे इतराज़ है, इमरान खान ने कह दिया कि नहीं आप सियासत पे मत बात करें। अब बहनें आ भी रही हैं, उनको मिलने भी नहीं दिया जा रहा। उनके सियासी बयानिए को, जो कि अलीमा खान का बयानिया ये था कि ये इमरान खान की बात करती हैं। फिर जब उन्होंने बच्चों की आमद पे बात की कि वो आएंगे तहरीक में हिस्सा लेंगे, इमरान खान ने कहा जी वो तहरीक के लिए तो बिल्कुल नहीं आएंगे, जब भी आएंगे वो मुझसे मिलने आएंगे। तो वो चीजें बिल्कुल डिनाई करते जा रहे हैं। जैसे जुनैद अकबर को खड़ा किया, तो उसको KP सूबे का सदर बनाया, उन्होंने बड़े धांसू बयान दिए कि हम ये शारा भी बंद कर देंगे, वो भी बंद कर देंगे। और फिर जब उनके जलसा हो गया एक, और फिर ये असद कैसर, शहराम तरक्की, इन सब के
कुछ काम रोक दिए गए, बकौल खुद जुनैद अकबर के जो उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहे, उस पर इमरान खान सिखपा हुए कि वो इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हैं। नतीजतन वो भी पार्टी के लिहाज से गैर फाल सदर बन गए कि अब वो केपी में मतलब वो कहीं पे भी कुछ नहीं है, नजर नहीं आते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आजम सवाती के हवाले से आप क्या सोचते हैं? आजम सवाती को नामजद करना तो बंद दरवाजे को खोलने जैसा नहीं है, क्योंकि माजी में आजम सवाती बाकायदा तौर पर ये कह चुके हैं कि इमरान खान ने मुज़ाकरात का इख्तियार मुझे दे दिया है। ये जब दिया था इख्तियार तो तरदीद भी पार्टी के हलकों से आई, कैसा इख्तियार नहीं दिया गया। अगर सिर्फ अकेले वो नामजद होते तो मैं इस सवाल के ऊपर बिल्कुल पॉजिटिव अंदाज में करता कि बिल्कुल दुरुस्त सिमत की है, लेकिन साथ ही महमूद अचकजई को भी उन्होंने नामजद किया, जो दोनों तबीयत के एक दूसरे के बरक्स हैं। तो ये बात जहन में रखिएगा कि पार्टी के अंदर क्वेश्चन मार्क बहुत हैं आजम सवाती की लॉयल्टी के ऊपर। तो महमूद खान अचकजई का अपना एक स्टांस बहरहाल रहा है और है कि वो गैर जमहूरी कुव्वतों से यानी इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि बस सिर्फ इलेक्शन पे बात होगी हुकूमत के साथ, और जो इन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तंजीम बनाई है कि उसके प्लेटफॉर्म से जो दावा किया गया, अब उसके ऊपर इनको अचकजई साहब को कितना फ्री हैंड मिलता है, ये बनते भी हैं कि नहीं बनते हैं। चूंकि आज कुछ वकला के और कुछ जर्नलिस्टों के नाम गए हुए हैं मुलाकात के लिए इमरान खान साहब से। अभी तक तो जुमेरात वाली मुलाकातें बंद हैं, मंगल को ही कुछ लोग मिल लेते हैं। आज हमें पता चल जाएगा तो फिर ये भी होगा कि हाँ जी वो क्या लेके गए इख्तियार, क्या लेके आए इख्तियार, ये फिर पता चलेगा, वरना फिर अगले मंगल तक हम इंतजार करेंगे। क्योंकि जो आज एक केस की समाअत थी अडियाला जेल में, वो भी बाहर चली गई, अदालत में नहीं हो रही, तो इमरान खान से कोई इंटरेक्ट लगता नहीं कि किसी का होगा। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, हुकूमत ने भी तो मिसाक इस्तेहकाम में पाकिस्तान की पेशकश कर रखी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। आपको लगता है कि ऐसी सारी सूरत हाल में जो हालिया बनी हुई है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए कोई रास्ता चूज करेगी और आएगी मुज़ाकरात की मेज पर? देखें, ये फैसला भी इमरान खान को करना है। वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात नहीं कर रही, तो वजीर आजम का बहरहाल एक फर्ज बनता है, वो बड़े हैं, मुल्क में वजीर आजम हैं और हुक्मरान जमात के साथ ताल्लुक रखते हैं, तो उन्होंने 14 अगस्त पे एक ऑफर किया है। इसको ऑफर बराए ऑफर भी कहा जा सकता है कि जी मैंने तो पहले जून के एंड पे जब बजट पास हुआ तो बैरिस्टर गौर से कहा था, लेकिन उनको कोई पजीराई अपनी पार्टी के बानी पैटर्न इन चीफ इमरान खान से नहीं मिल रही, तो क्या किया जा सकता। तो एक कौमी आज़ादी के दिन पे उन्होंने एक दोबारा इयादा किया उस ऑफर का। मेरे ख्याल में, मैं तो ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि पीटीआई को प्राइम मिनिस्टर को फंसा लेना चाहिए बजरिया स्पीकर। क्या है जी, हम बात करने को तैयार हैं, प्री कंडीशंस लगाने की बजाय बैठ के बात करें कि हाँ जी हम आपको कहते हैं आपके पास मैंडेट नहीं है, तो अच्छा बताएं आप क्या फैसले कर सकते हैं, हमारी ये डिमांड है। वो बैठ के जाके बात कर लेना, बजाय इसके के बाद ही बाहर से जीरो कर दें। और इमरान खान के वोटर को कोई ऐसी बदली नहीं फैलनी कि इमरान खान ने इजाजत दी। इमरान खान ने दिसंबर में भी इजाजत दी थी, जनवरी में उनको एकदम ख्याल आया कि ट्रंप वोट ले रहे हैं, वो ये समझे कि हुकूमत के साथ हम कर रहे हैं, तो वो बहाना बनाया कि मेरे से मिलने नहीं दे रहे, लिहाजा बातचीत खत्म, कि जवाब नहीं आया, फलां नहीं आया। बातचीत इस तरह नहीं हुआ करती। जब आप सियासी रास्ता बनाते हैं तो जब गवर्नमेंट के साथ बैठेंगे तो कुछ ना कुछ आपके लिए मावनत बनेगी, लेकिन ये जो बाहर से कुट्टी करके बैठ जाते हैं उसका नुकसान हो रहा है, इमरान खान को कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, उनके यू टर्न्स का नुकसान मुसलसल वो उठा रहे हैं। तो अभी तो ये पीटीआई की बात हो गई। आमिर साहब, इस वक्त जो चाइनीज़ वजीर खारजा हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं और इससे पहले भी एक बड़ा सिग्निफिकेंट दौरा उन्होंने किया है इंडिया का, तो इस दौरे के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, दौरा इंडिया का हो गया हो, पाकिस्तान आ रहे हैं, उससे पहले ट्रायलैटरल मीटिंग कल दिन में काबुल में हुई जिसमें अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी, चाइना भी थी। तो चाइना चाह रहा है कि, और उनको सी पैक के लिए ऑफर की गई है कि वो मेन स्ट्रीम धारे में आ जाए, यानी दुनिया के साथ चलने पे तैयार हों तालिबान। और पाकिस्तान का तो मुतालबा है ना कि BLA TTP के जो अपने बनाए हुए हैं पनाहगाहें उनको खत्म करें, खुद करें। पाकिस्तान तो फिर जहां देखता है फिर छोड़ता तो नहीं है। ये तालिबान ने फैसला करना है कि वो क्या इंडिया की उस खुफिया मदद के साथ चलेंगे, तालिबान की अबूरी हुकूमत जो तरीके से वो कर रहे हैं, या चाइना पाकिस्तान जो खुल के मदद कर सकते हैं, जो पाकिस्तान हमेशा से इनका इतना बोझ उठाया 40 लाख अफगान माजरीन का, आज भी वो हमारी मईशत के अंदर हमारे लोगों के रोजगार की जगह पे बैठे हुए। तो ये सोचने की बात है तालिबान के लिए कि वो किसके लिए काम करेंगे। अब जब वो चीनी वजीर खारजा पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और हमारे वजीर आजम ने एंड ऑफ द मंथ चूंकि जाना है चाइना, तो वो जो वहां पे बातचीत होनी है, जो पाकिस्तान का और चाइना का स्ट्रेटेजिक
पहलू है उसमें। जैसे अब आपने कहा कि इंडिया होकर आए हैं, लेकिन आपको पता है ना कि मोदी के आने से पहले हमें तीसरी जो आबदोज वादे के मुताबिक मिलनी थी वो चाइना ने हैंड ओवर कर दी है। तो हमारी आबदोजें तो अपने इंडिया के दिफा के लिए यूज होनी है ना, और तो किसी मुल्क के साथ समुद्र ऐसा नहीं है ना कि जहां पे हमें कोई मसला है और हम आबदोजें खरीद रहे हैं। ना हमने बैनुल अक़वामी पानियों में जाके ये हरकतें करनी है कि जी कोई पाकिस्तान के अज़ाइम ऐसे हों। पाकिस्तान ने तो अपना दिफा करना है, और चाइना उस दिफा में हमारे साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। दिफाई मामलात के अलावा इक्तिसादी तौर पे सीपैक मौजूद है, उसके अंदर फैसले हो रहे हैं कि कुछ प्रोजेक्ट जो आगे बढ़ चुके हैं उनको तेजी से बढ़ाया जाए, कुछ को थोड़ा सा स्टॉप किया जाए कि सारे बैक वर्क चलाने की बजाय जो कंप्लीट हो सकते हैं उनको जल्द अज जल्द हो। तो ये दौरा इस हवाले से होगा, हमारी मिलिट्री क़यादत से भी होगी, सदर वज़ीर आज़म से भी उनकी मुलाकातें मुतवक्को हैं। मेरे ख्याल में तो ये बहुत अहमियत के वक्त पे बहुत अहमियत का हामिल है दौरा इस वक्त। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर यासर साहब हमारे साथ मौजूद थे। करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पर हम बात करें जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब शामिल करेंगे अपना सेगमेंट निकले तेरी तलाश में। वकार अहमद मलिक और मुस्तनसर हुसैन तार साहब ये जो हालिया सैलाब की तबाहकारियां हुई हैं गिलगित बल्तिस्तान में, उस पर अपने तासुरात बता रहे हैं, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। गिलगित बल्तिस्तान में जो हालिया फ्लैश फ्लड्स हैं उनकी वजह से बहुत पूरा रीजन जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। हम असलाबाद के नाले की तरफ देखें, हम गुलमित के नाले की तरफ देखें, इसी तरह जो कराक्रम हाईवे पे फिर स्कर्दू रोड पे हम अस्तक नाला जो है वो बहुत ही बुरी तरह उसने डैमेज किया है रोड को और पूरे उस ब्रिज को। फिर उसके बाद स्कर्दू, इस साइड पे गेज़र, हर साइड पे दिन्योर वाला जो फ्लड है वो बहुत ही इस तरीके से आया, उसने बहुत ज़्यादा नुकसान किए। मुस्तनसर हुसैन तार साहब हमारे साथ हैं। तार साहब, आपने गिलगित बल्तिस्तान से बहुत मोहब्बत की, आपको ये तमाम आगाही हासिल होगी, आप ये तमाम चीज़ें देख रहे होंगे, वहाँ से जो खबरें आ रही हैं, और जीबी के हवाले से मुझे मालूम है कि आप बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहते हैं, उसके कोने गोशे सड़कों हर चीज़ के हवाले से अपडेटेड रहते हैं। हालिया ये जो खबरें हैं यकीनन इन्होंने आपको डिस्टर्ब किया होगा, इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? गिलगित बल्तिस्तान जैसा कि सब लोग जानते हैं मेरे दिल के बहुत करीब है। जी बिल्कुल ऐसा। और न सिर्फ बाकी पाकिस्तान में जो तबाहकारी हैं, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में, उन पर मेरा दिल दुखता है, लेकिन इनके लिए इसलिए भी दुखता है कि इनका कोई वाली वारिस नहीं। वहाँ पे जितना भी आफत आई हुई है उसको निमटने के लिए उनके पास मरकज़ की जानिब से कोई ऐसी काबिल कदर एफर्ट नहीं हुई। इसीलिए मैंने कहा कि वो बेयारो मददगार है। लेकिन फॉर्चुनेटली शुरू से वो सेल्फ हेल्प के असूलों पे अमल करते आए हैं। उन्होंने अपने हाथों से पहाड़ों में नहरें खोदी। जी बिल्कुल। उन नहरों का पानी नीचे तक लाए, कभी दरियाओं से, कभी ग्लेशियर से। अब वहाँ पे जो आफत टूटी है, ये एक तो क्लाइमेट चेंज है, वो तो फ्लैश फ्लड्स वगैरह नॉर्मल, उसके अलावा जो जंगल हमने काटे हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में, वो भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन असल मसला ये है कि ये कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट की चीज़ है, वो हम इसका ख़बरों में पढ़ते हैं। वो वार्न करती है कि फ़लाँ जगह ये हो जाएगा, फ़लाँ जगह ये हो जाएगा, फ़लाँ, और वो खुद कहीं पे मैंने नहीं देखा कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से ये रज़ाकार जा रहे हैं और ये हेलीकॉप्टर जा रहे हैं और ये जीपें जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मसलन अब दन्योर में जो कुछ हुआ, उसी किस्म की वो कुल थी, उसे कुल बोलते हैं वहाँ पे, वो कोलैप्स हुई और वो इंतज़ार करते रहे लेकिन कोई मदद को ना आया, और उन्होंने खुद उसको क्लियर करना शुरू किया, इसलिए कि उनके खेत जो थे उनको पानी चाहिए था और वो वाहिद सोर्स था पानी, और ऊपर से मट्टी का सौदा आया और पता नहीं 10-15 लोग वहाँ पे दफन हो गए। इसी तरह का साने पूरे गिलगित बल्तिस्तान में हो रहे, तो वहाँ तबाही मची हुई है। और वो मरकज़ की तरफ देखते हैं, और मैं समझता हूँ कि हमें एहतियात करनी चाहिए। उन्हें फुली जिस तरह हंगामी बुनियादों पे मदद की जाती है, इस तरह मदद की जानी चाहिए। ये हेलीकॉप्टर दर्जनों जो खड़े रहते हैं मुख्तलिफ अदारों के, वो किस रोज़ काम आएंगे? ये ऐसा ना हो कि वो मरकज़ की तरफ देखना छोड़ दें, वो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल होगी। शुरू से उनको शिकायतें बहुत हैं, गिले बहुत हैं, लेकिन ये एक मौका है जब आप उनके सारे गिले दूर कर सकते हैं।
एक और बात, वो तबाही अपनी जगह, लेकिन जो कैलसनेस है टूरिस्ट की जो बाहर से जाते हैं, मैं उसको कैलसनेस ही कहूँगा। बाल बच्चों समेत जा रहे हैं, हालांकि सबको मालूम है कि जनाब फलां जगह तूफान आया हुआ है, वहाँ पे मतलब है कि स्वात में आपने देखा कि जो ट्रेजेडी हुई है। उसके बाद हमारा जो एटीट्यूड है वो जी कोई नहीं गल और बच्चे लेके तो आप शुरू हो गए। 2-3 जगह से शारा कराकरम जो है वो ब्लॉक हुई हुई है, स्टोर रोड ब्लॉक हुई हुई है, दरा बाबू सर जो है टोटली ब्लॉक्ड है, वार्निंग्स आ रही हैं। इसके बावजूद मुझे किसी ने बताया कि वो लोग वहाँ पे पहुँचे हुए कि जी हमें आगे जाने दें। बिल्कुल ऐसे। तो इसमें मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि कोई बंदा मुसीबत से हो और वो उसके घर में मर्ग हो गई हो और आप मिठाई लेके पहुँच जाए, ये इसी तरह ही है। तो आप बराह करम वहाँ का रुख ना करें, अगर करना है तो वहाँ इमदादी ट्रक भेजें, अपनी तरफ से उनकी इमदाद करें, क्योंकि पूरा गिलगित बल्तिस्तान जो है वो इसकी जद में आया। मुझे तो हैरत ये हुई, करीमाबाद तो खैर बहुत ऊंचा है, कि गुलमिर्ज में भी आया, पशु में भी आया है, और जो मैं ख्वाब देख रहा था कांदे का, वो कांदे का एक नाला है, उसमें भी तुगयानी आ गई है और घर बह गए हैं। इसी तरह अस्तक नाले जो स्कर्दू के रास्ते में, शॉर्ट ऑफ स्कर्दू, और बड़ा वहाँ पे वो PDDC खूबसूरत बना हुआ है, उस नाले में भी कई ऐसे नाले हैं जो दर्जनों बरसों से खुश्क पड़े थे और कोई इम्कान नहीं था, और वहाँ भी वो अपना यानी तुगयानी आ गई जो फ्लैश फ्लड जिन्हें कहा जाता है। तो मैं अब एक ऐसा शख्स हूँ कि जिसके बस में कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। नाज़रीन, बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो भी कंस्ट्रक्शन या जो भी तामीरात होती हैं वो यकीनन उसके पीछे सदियों की दानिश है, और वो एक ऐसी जगह पे तामीर करते रहे हैं जहाँ पे ख़तरा कम से कम हो। लेकिन क्लाइमेट चेंज के बाद ये जो तगय्युरात आ रहे हैं, इसके हवाले से अब एक नई दानिश की ज़रूरत है। यानी वो जो पुरानी सदियों पुरानी दानिश है वो तो इस वजह से थी कि वो एक लगा बंदी एक रूटीन हुआ करती थी। हमें मालूम था कि अस्तक नाला कितना चढ़ सकता है, या गुलमिर्ज का नाला कितना चढ़ सकता है, या किस कदर ज़्यादा जो है वैशी हो सकता है ये जो हस्नाबाद का नाला है। ये तमाम चीज़ें का जो मैक्सिमम था वो मालूम था, लेकिन ये मैक्सिमम अब बहुत ज़्यादा हो गया है। अब ये हमारे जो तखमीने हैं उनको ये क्रॉस कर गया, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज है, सिर्फ और सिर्फ माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं। तो इस हवाले से अब हमें असर नौ ये तमाम चीज़ें देखने की ज़रूरत होगी, और हमारी जो तामीरात हैं वो आबी गुज़रगाहों से बहुत ही एक महफूज डिस्टेंस पे होंगी तो ये बचाव हो सकता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंसिडर करने की ज़रूरत है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी मुसरसर हुसैन तारिक साहब के साथ, और फिर हम एक नए सवाल के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। बैक टू एक्सप्रेसो। नाज़रीन, आज एक्सप्रेसो में हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा की एक ऐसी बाहिम्मत और बासलाहियत बेटी जिन्होंने टूर गाइड बनने का मुनफरिद और हौसला अफजा रास्ता अपनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की पहली खातून टूर गाइड मारिया खान की, जो न सिर्फ मकामी लोगों को पाकिस्तान के हसीन और बुलंदोबाला पहाड़ों, वादियों और तारीखी मकामात की सैर कराती हैं, बल्कि गैर मुल्की सयाहों को भी अपनी सरजमीन की खूबसूरती और मेहमान नवाजी से रोशनास करवाती हैं। मारिया खान ने सियाहत के इस मुश्किल और दिलचस्प शोबे में कदम रखकर एक नई रवायत कायम की है, जहां खवातीन के लिए आगे बढ़ना आसान नहीं समझा जाता था। ये न सिर्फ अपनी कम्युनिटी की पहचान है बल्कि पाकिस्तान का मस्बत चेहरा है। मजीद मारिया से ही बात करते हैं, हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मारिया, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बहुत ही मुनफरिद चीज़ है क्योंकि आजकल हम हर किसी को देख रहे हैं ट्रैवलर बनने की जानिब गामजन है वो, और ट्रैवलर बनना चाहता है। ट्रेंड बन गया ना, ट्रेंड बन गया है। लेकिन हम देखते हैं कि टूर गाइड्स में कमी होती चली जा रही है। आप इस जहद को और इस शोबे को आपने कैसे अपनाया, और अब आपकी वजह से इसको तरवीज भी मिलेगी? टूर गाइड्स में तो कमी नहीं आ रही है। जिस तरह लोगों को पता चल रहा है कि जी ये भी कोई शोबा है तो लोग ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन रजिस्टर्ड टूर गाइड्स बहुत कम है। हाँ, ये कह सकते हैं। बिल्कुल। तो आप कैसे आए?
मैं ऐसे आई कि मुझे पायलट बनने का बड़ा शौक था बचपन से। मुझे लगता था कि सिर्फ चूँकि मेरा घर जिस इलाके में था वहाँ पे पीछे पहाड़ ही पहाड़ थे, तो हमारे यहाँ लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं होती, आपने जो करना है घर के अंदर करना है। तो मुझे ये था कि शायद सिर्फ पायलट ही घूमते फिरते हैं। तो मुझे कोई रास्ता पता नहीं था, टूर गाइड का तो कुछ भी पता नहीं था, लेकिन किस्मत आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ ले आई। अरे वाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आपका जो सफ़र था चैलेंजिंग तो बहुत होगा, मुश्किल भी होगा, जहाँ से आपने आगाज़ किया, तो कैसे ओवरकम किया? मैं थोड़ी सी डीट हूँ फैमिली में। कोई जितना भी बुरा भला कह दे, मैंने चुप करके सुनना है और फिर करनी अपनी है। तो बस इसी तरह मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए रास्ता निकाल लिया। यानी आप जिद्दी हैं, अपना जो फैसला आपने कर लिया वो आपने करना ही है, और फिर आप माशाल्लाह से जहाँ आज हैं वहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, ये जो रीसेंट आपका तिजमीर का एक एक्सपीरियंस था, हम चाहेंगे वो तो हमारे साथ शेयर करें, कैसा रहा और कुछ दिलचस्प वाक़यात हुए इस टूर के दौरान? तिरश्मीर हिंदू कुश में जैसे हिमालयन में सबसे ऊंची चोटी K2 है, तो तिरश्मीर जो है वो हिंदू कुश में सबसे ऊंची चोटी है KP के साइड पे। तो ये KP गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था कि इसको प्रमोट करना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने 3 ग्रुप्स किए थे, 2 बॉयज़ के थे, 1 गर्ल्स के थे। पाकिस्तान से जो बेहतरीन फ़ीमेल ट्रैकर्स थी, और ये रिकॉर्ड भी बन चुका है कि हम लोग 5000 मीटर तक एडवांस बेस कैंप तक गए थे। फ़न तो उसमें बहुत हुआ क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। कहीं पे ग्लेशियर्स थे, नीचे दरिया था, कहीं पे जूते कट रहे हैं, कोई गिर रहा है, लुढ़कते फुढ़कते सारे पहुंच गए वहाँ पे। तो फ़न तो बहुत था क्योंकि लड़कियाँ थी सारी, लड़ भी रहे थे, एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे थे। तो अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। और एक्सट्रीम गर्मी, सड़ के आए सारे वापस। अच्छा, बहुत एक्सट्रीम। हिंदू कुछ काफ़ी गर्म है एज़ कम्पेयर टू हिमालयंस। राइट। तो ये कुछ फ़नी वाक़यात भी होते हैं आप जब इस तरह से लेकर जाते हैं अपने ग्रुप्स को, और तिरश्मीर में कोई ऐसा वाक़या हुआ? तिरश्मीर पे तो बहुत कुछ हुआ। अभी एक तो था, हमें बताया गया था यहाँ पे ना जिन्नात हैं, तो हम तो वही सारे कह रहे थे कि हमने जिन्नात देखने हैं। अब देखे तो नहीं, लेकिन इस तरह हुआ कि जहाँ से हम जाते थे वहाँ से लैंड स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती थी। अच्छा। वहाँ पे दरिया तेज़ हो जाता था। फिर हम कहते थे एक दूसरे को पकड़ पकड़ के चलो, ऐसा नहीं कि सच में कोई आशिक हो जाए यहाँ पे, कोई दियो किसी पे होता था। फिर लड़कियों के साथ बड़े फ़नी होते थे। रात को 2 बजे एक लड़की बाल्टी में कपड़े धो रही है और बाकी सारी चीख रही हैं यार सोने दो। एक दिन हम लोग सुबह सवेरे उठे कि जल्दी करो, वॉशरूम टेंट्स ज़रा दूर होते हैं ना, तो कोई उठ के हमें देखे नहीं, तो वो रंग बिरंगी लोटे पकड़े हुए सब ने। तो हमने देखा हमारा फोटोग्राफर ऊपर चोटी पे बैठा हुआ है कैमरे के साथ। तो उसको इशारे किए यार इसको पीछे करो, हमारे लोटों के साथ पिक्चर्स ना लो। तो होते हैं, बहुत फन होते हैं क्योंकि आपके पास फ़ोन होता नहीं है, सब नेचर में हैं आप लोग, तो उसी को एंजॉय कर रहे होते हैं। अच्छा, तो ये ख़ास तौर पर जो गैर मुल्की सयाहों को लेकर आप जाती हैं, पाकिस्तान घुमाती हैं, उनकी मेहमान नवाजी करती हैं बेसिकली, तो उनके क्या एक्सप्रेशंस होते हैं? एक तो पाकिस्तान हमें पता है बड़ा खूबसूरत है, तारीफ़ तो वो भी करते होंगे, मेहमान नवाजी के हवाले से भी करते होंगे, उनके क्या एक्सप्रेशंस होते हैं? अब तक मेरा जितना भी गेस्ट आया बाहर से, उनकी पहली बात यही होती है कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें ये कहा था कि नहीं जाना, ये मुल्क सेफ़ नहीं है। और जाते हुए उनका यही होता है कि इससे अच्छा मुल्क हमने दूसरा नहीं देखा। मेरे इतने गेस्ट में सिर्फ एक फ़ीमेल थी जिसको पाकिस्तान पसंद नहीं आया था। अच्छा। बाकी हर बंदे का यही वजह पूछी थी? वो थोड़ी खड़ूस सी थी। अच्छा। उसको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, तो वो कह रही थी मुझे अफगानिस्तान ज़्यादा पसंद है। मैंने कहा यार वो भी हमारे ही नेबर्स हैं। तो वो वाहिद थी, उसको एक्चुअली पसंद तो आया था, वो कहना नहीं चाह रही थी। अच्छा। हाँ, वो मेरी वाहिद थी। बाकी ऐसा कोई टूरिस्ट नहीं था जिसने तारीफ़ ना की हो, जिसने ये ना कहा हो कि मैं दोबारा आऊँगा। एक्चुअली मेरा एक ग्रुप है जो तीसरी बार अक्टूबर में दोबारा आ रहा है। तो पाकिस्तान में बात ही ऐसी है कि आपको खींचता है अपनी तरफ, आप आते हैं। ये भी हो सकता है कि वो जो टूरिस्ट हैं, जो हमारी मेहमान थी, अब वो अफगानिस्तान जाके यही बात करेंगे, अफगानिस्तान नहीं बल्कि मैं उधर फंस गई होगी। अच्छा, तो ये बताइए कि अमूमन आजकल खासकर मानसून में बारिशें हो रही हैं और आप देख रहे हैं तबाहकारियां मचा रही हैं, तो आपके प्लान्स में कोई तब्दीली आई है उसकी वजह से? प्लान्स में तो बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं। हमने जिन इलाकों की डिटेल्स वगैरह शेयर करनी होती हैं तो वो सारा चेंज हो गया। जैसे हमने पहले चित्राल की तरफ जाना था, अब हमने कैंसिल करके पहले हम लाहौर की तरफ आ गए। तो अब अल्लाह आगे खैर करे, क्योंकि काफ़ी दिन पड़े हैं, अभी भी चेंजिंग्स होती हैं। हम बस एक चीज़ शेयर कर लेते हैं अपनी आइटनरी वगैरह में कि सब्जेक्ट टू चेंज, इसमें सब कुछ कवर हो जाता है कि भाई अगर बारिशें हुई, सैलाब आए या कुछ भी हादसा हुआ तो हम डेस्टिनेशंस चेंज करेंगे फिर, तो इसमें हमारी भी थोड़ी सी बचत हो जाती है फिर क्लाइंट की। अच्छा, तो ये बताइए मारिया कि कौन से ऐसे मकामात हैं ख़ास तौर पर KP के जो आप रिकमेंड करती हैं कि लोगों को ज़रूर जाना चाहिए, कम से कम एक बार ज़िंदगी में ज़रूर देखने चाहिए?
KPK तो सारा ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है और वहाँ पे कुछ हालात ऐसे हैं जिनकी वजह से फॉरेनर्स को ले जाना, अगर नॉर्मल लोग जाते हैं मतलब पाकिस्तानी जाते हैं तो वो तो ज़रूर जाएं। अनएक्सप्लोर्ड है बहुत ज़्यादा, जैसे टेप बांड है, अभी रिसेंटली हम लोगों ने स्नो ट्रैकिंग की थी वहाँ पे, लोगों को उसके बारे में इतना नहीं पता। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं, ज़रूर विज़िट करें। और ज़्यादातर जो लोग आते हैं एक तो लाहौर और एक पेशावर के साथ ज़रूर ऑब्सेस्ड है। जो भी आते हैं उनका ट्रिप स्टार्ट होता है लाहौर से, एंड होता है पेशावर पे, बीच में वो कहीं भी चले जाए। तो ये जो अनएक्सप्लोर्ड आप बात कर रहे हैं, जब ये एक्सप्लोर कर लेते हैं टूरिस्ट, तो आपको लगता नहीं कि वो गदलात सी जाती है जगह जो पहले बड़ी महफूज होती है और कुदरत जो है हमें नजर आ रही है? ऐसा हुआ, इसीलिए तो सारे चीख भी रहे हैं जो सही ट्रैवलर्स हैं कि जिस तरह अभी मैंने टेप बांडा का जिक्र किया, तो हम विंटर्स में गए थे, साफ सुथरा, बहुत खूबसूरत, तो उसकी एक हाइप क्रिएट होगी एकदम से। अब जब टूरिस्ट वहाँ पे गया है तो वहाँ पे इतना कूड़ा है कि हमने अभी वहाँ पे एक छोटी सी ट्रिप भी कराया था लोकल स्टूडेंट्स का ही, कि वहाँ जाके हमने सफाई करनी है, तो वो काफ़ी बड़े बड़े लिफाफे हम जमा करके वहाँ से लाए थे। तो ये है कि जहाँ पे इंसान की हरकत स्टार्ट हो जाए वहाँ पे, मतलब रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट नहीं है हम लोग, थोड़ी सी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल लेना है कि जो गंद आप लेके जा रहे हैं वो वापस भी लें। तो ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही कसूर है, क्योंकि लोग तो और भी ममालिक में है, वहाँ पर तो आप खुद भी जाते हैं, यहाँ के पाकिस्तान में जाते हैं तो कुछ भी नहीं करते और यहाँ पर आपको क्योंकि फाइन्स वहाँ पर ज्यादा होते हैं, यहाँ पे बैग्स में वजन होता है तो ले जाना आसान है, लेकिन जब वजन हल्का हो गया तो उसके लाना क्यों मुश्किल है। हाँ, अच्छा मारिया, आप बताएं कि आपकी नज़र में सियाहत जो है वो पाकिस्तान की इमेज और ख़ासतौर पे जो मैशत है उसके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकती है, और अभी भी है लेकिन इस पर फोकस थोड़ा कम है? फोकस हम भी मजबूर हैं, जो ही फोकस बनता है तो कुछ ना कुछ हो जाता है, या तो वॉर स्टार्ट हो जाती है। और टूरिज़्म एक ऐसी चीज़ है, वो एक थे हमारे सीनियर, वो कह रहे थे कि वो गर्लफ्रेंड है जो बहुत जल्दी खफा भी हो जाती है, बहुत जल्दी राज़ी भी हो जाती है। पाकिस्तान में अगर कुछ भी ना रहे तो टूरिज़्म एक ऐसी इंडस्ट्री है कि वैसे तो देखिए हमारे पास मादनियात भी हैं, हर चीज़ है, लेकिन अगर कुछ भी ना रहे तो हमारे पास टूरिज़्म में इतना कुछ है कि ये पूरा साल चलता ही रहता है। 4 मौसमों का टूरिज़्म अलग है, हमारे पास रिलीजियस अलग है, फिर जो एजुकेशनल है वो अलग है, सीजनल अलग है, तो ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। मारिया, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं, आपने मौसम की बात की तो आपको इन इलाकों में मौसम बदलते हुए दिखाई दे, क्योंकि आप बहुत तेज़ी से फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, कई बार जाती हैं ग्रुप्स के साथ, तो आपको वहाँ मौसम में तब्दीलियाँ दिखाई दी? बिल्कुल, जैसे अभी हमने तिरश्मीर का जिक्र किया, इसका जो ग्लेशियर था वो पिछले कई सालों में काफ़ी बड़ा था, तो और अभी आप यूँ सोचिए कि जब हमने उसका ट्रैक स्टार्ट किया तो नॉर्मली उसका ट्रैक 5 से 6 घंटे का था, अब वो 3 घंटे का ग्लेशियर इतना तो आई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मारिया खान हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की पहली खातून टूर गाइड, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करी थी। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।